जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम पाचन तंत्र को पढ़े थे, बहुत अच्छे से समझे थे। इसमें श्वसन तंत्र को समझेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है और किस प्रकार हमारे शरीर में फेफड़े वर्क करते हैं, क्या होता है डायफ्राम, क्या होता है हीमोग्लोबिन, वो सब इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ऑल ओवर मानव में किस प्रकार श्वसन होता है वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें आ जाता है श्वसन तंत्र, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तंत्र में से ही हो जाता है जाल। अब श्वसन है, श्वसन, अब देखो श्वसन में जो अंग लगे होते हैं, श्वसन में जो अंग लगे होते हैं और उनका जो जाल बनता है उसी को क्या कह देते हैं, श्वसन तंत्र कह देते हैं। यह कैसी जैविक प्रक्रिया है, कैसी है, जैविक प्रक्रिया है। और इस श्वसन तंत्र में जो क्रिया होती है, यानी कि अभिक्रिया होती है, वो कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यानी कि ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। तो उसी क्या कहते हैं, श्वसन कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आ जाता है श्वसन अपचायिक है। अब कैटाबॉलिक को देखो, समझो कैटाबॉलिक क्या होता है। श्वसन जो है वो अपचायी है, तो कैटाबॉलिक कैसे, कैटाबॉलिक मीन्स होता है किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाओ और उनसे क्या ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त करते चले जाओ, तो वो क्या हो जाएगी, अपचायी अभिक्रिया हो जाएगी, या कह दें कैटाबॉलिक है। जिस प्रकार अब देखो, जैसे हमने खाना खा लिया, हमारे शरीर में ग्लूकोज पहुंच गया। जब ग्लूकोज हमारे शरीर में पहुंच गया तो अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा वो चाहिए ना, जब ये ग्लूकोज टूटे। जिस प्रकार गाड़ी में तेल पहुंच जाता है तो गाड़ी में भी O2 चाहिए ना, O चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तभी तो जब देखा, कोई ऐसी आज दिन तक कोई गाड़ी नहीं देखी होगी जिसमें आपका एयर कलेंजर ना हो। एयर जाएगा तभी उसमें क्या जलेगी, आग जलेगी, तभी उससे क्या बनेगी, ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊष्मा भी। तो ऐसे ही हम मानव में हो जाएगा। मानव में सर्व हमारे शरीर में क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया है। ग्लूकोज फिर हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जब श्वसन करते हैं तो हमारा O2 को हम क्या ले लेते हैं, सांस के रूप में फेफड़ कहाँ से, नाक के द्वारा हम क्या ले लेते हैं, नाक या मुंह से कान O2 को ले लेते हैं। जब O2 हमारे शरीर में पहुंचता है तो यह देखो जो ग्लूकोज है वो किस प्रकार टूटता है। ये ग्लूकोज 6 अणु किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के टूट जाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के टूट जाते हैं। और प्लस के इससे जलवाष्प प्राप्त हो जाती है, 6H2O के, यानी कि जल के कण टूट जाते हैं। प्लस के 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी तो हम कार्य कर पाते हैं। 686 ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और प्लस की जब भी टूट फूट होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्लस के क्या हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण जब हम सांस लेते रहते हैं लगातार तो हमारा शरीर कैसा रहता है, गर्म रहता है। और जब सांस लेना ही बंद कर दें, ऑक्सीजन लेना, तो हमारा शरीर कैसा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो किस कारण ठंडा पड़ जाता है, मृत शरीर का देखो, मृत व्यक्ति का शरीर कैसा पड़ जाता है, ठंडा। जब उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि श्वसन होगा ही नहीं तो शरीर कैसा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो हमें क्या ऊर्जा मिलेगी, और प्लस के क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलती है और क्या मिलती है, ऊष्मा। ऊष्मा से हमारा शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। ऊर्जा से हम क्या कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, जो भी कार्य कर पाते हैं। आगे पढ़ते हैं श्वसन अंग। देखो अब श्वसन अंग क्या होते हैं। मानव में देखा जाए श्वसन अंग तो क्या हो जाता है, फेफड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, फेफड़ा हो जाता है। और पक्षियों में या कीटों में देखा जाए, जैसे आप कॉकरोच देख लो तो उसका आगे से आप कीटियों जितना भी कीट होता है तो उसमें किसने, श्वास नली यानी ट्रैकिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा। जैसे आप कॉकरोच देखते हैं, कॉकरोच का आगे का नोच के फेंक दो फिर भी कॉकरोच इधर उधर भटकता घूमता रहेगा, क्योंकि उसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया द्वारा होता है, यानी कि सांस नली के द्वारा होता है। तो अब लेकिन वो ये कहो कि जिंदा रह जाए, जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपने उसका गर्दन दिमाग तो काट के ही फेंक दिया। जब तक उसमें एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी 3-4 दिन तक, तब तक जिंदा रहेगा। तो श्वसन तो होता रहेगा उसका, उसी कारण वो जिंदा भी बना रहेगा। तो समझ गए। तो कीट में क्या हो जाएगा, श्वसन क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा। मानव में अगर हम, मानव में जैसे बता दिया कि फेफड़ा,
आपको लग रहा है कि मुंह जो है हमारा, मुंह या नाक, वो क्या है, श्वसन का मुख्य अंग है? नहीं है, ये तो मार्ग है जहां से सांस जा सकती है। मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा है। आप चाहे यहां से देखो, ये मुंह बंद कर लो, नाक से सांस लेते रहो, नाक बंद कर लो, मुंह से सांस लेते रहो। किसी किसी के ये दोनों बंद हो जाते हैं, कहीं चोट वोट लग जाए या मुंह में, तो उसका यहाँ से काट के उसे सांस दिया जाता है। तो सांस पहुंचाना जरूरी कहाँ तक है? मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा है। तो मानव में मुख्य अंग श्वसन का क्या है? फेफड़ा है। कीटों में श्वास क्या होती है? श्वास नली यानी ट्रेकिया होती है। आगे बताएंगे ट्रेकिया कहाँ होती है, फिर बताएंगे जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें किसके द्वारा श्वसन होता है? गिल्स के द्वारा। जैसे मछली है तो अपने गलफड़ के द्वारा श्वसन करती है, जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसे क्या अपने मुंह से गुजार के और उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। ऐसे मेढक में देखो 3 प्रकार से श्वसन होता है। 3 प्रकार से किस प्रकार होता है? देखो समझ लेना ध्यान से। जब वो टेडपोल होता है यानी कि बच्चा होता है मेढक, तो वो मछली के समान होता है, तब वो किसके कारण किसे श्वसन कर रहा होता है? गिल्स के द्वारा कर रहा होता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। जब वो भूमि पर आ जाता है, तो भूमि पर जब आ जाता है तो किसके द्वारा करता है? फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। और वही अगर जब देखो कई मेढक क्या चले जाते हैं, जैसे गर्मी पड़ती है तो मेढक नीचे चले जाते हैं, जमीन में नीचे चले जाते हैं, तो भूमि में चले जाते हैं अंदर। तो भूमि में फिर वो किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। ऐसे केचुआ में कहते हैं, केचुआ जो है वो किसके द्वारा? त्वचा के ही द्वारा श्वसन करता है। तो ये कुछ क्या हो गए? श्वसन अंग हो गए। ये क्या हो गए? कुछ श्वसन अंग हो गए। अब देख लेते हैं कुछ और विशेष बात। देखो क्या है, मानव में जो श्वसन का जो मापने का यंत्र कहें, मापने वाला यंत्र कहें, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेस्पिरोमीटर। अब रेस्पिरोमीटर में देखो क्या होता है, जो मानव होता है उसमें 1 मिनट में औसतन अगर सांस 1 मिनट में कहा जाए कि कितनी बार सांस ले लेता है, तो 16 से 18 बार। जो वयस्क होता है वो कितने? 16 से 18 बार सांस लेता है। और बच्चे में अगर बात की जाए तो वही बच्चा क्या करता है? 20 से 25 बार भी, और कहीं आपको 30 बार भी मिलेगा। अगर गूगल ज्यादा करेंगे तो आपको 30 बार भी मिलेगा। बहरहाल औसतन बच्चे का 20 से 25 के बीच होता है, और वयस्क का 16 से 18 के बीच होता है 1 मिनट में। जब हम सोते हैं तो सांस धीरे धीरे लेते हैं, तो औसतन लगभग 14 के आ जाता है। लेकिन जब हम दौड़ रहे होते हैं तो 1 मिनट में ज्यादा सांस लेने लगते हैं। तो इस कारण औसत कितना है? 16 से 18 बार। अब इसी में आ जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या आ जाता है? श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास को बहुत ध्यान से समझना है। श्वासोच्छ्वास देखो क्या होता है, इसे इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। अब देखो ब्रीथिंग क्या होता है, श्वासोच्छ्वास को ध्यान से समझना। श्वासोच्छ्वास मीन्स होता है जब सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं? श्वासोच्छ्वास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? श्वासोच्छ्वास कह देते हैं, ब्रीथिंग कह देते हैं। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब जब हम अंदर लेते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन, इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो यहाँ निःश्वसन है और यहाँ निःश्वसन है, मात्र ये विसर्गा लग जाता है। इसी से क्या हो जाता है? हम सांस को छोड़ते हैं। जब बाहर छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? निःश्वसन हो जाता है, और जब अंदर लेते हैं तो निःश्वसन होता है, निःश्वसन हो जाता है। इंग्लिश में इसे इंस्पायरेशन कहते हैं और इसे एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। हम वायुमंडल में, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस होती है, 78% होती है। उसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, और देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.3% होती है। तो जब सांस, अब बाहर वातावरण में ये गैसें होंगी तो हम सांस में तो यही गैसें जाएंगी अंदर, और भी गैसें जाती हैं लेकिन मोटा मोटी यही गैस लिख लिए। तो ये गैसें कहाँ जाएंगी? हमारे अंदर जाएंगी। तो अंदर जब जाएंगी तो अंदर लेंगे गैसों को, तो क्या कहलाएगा? निःश्वसन। लेकिन जब ये गैसें अंदर जाती हैं तो अब इसमें क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया में जब हमारे काम की जो ऑक्सीजन होती है उसे क्या कर लिया जाता है? रख लिया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन गया था कितना? 21%। वायुमंडल में पूछा जाए सर्वाधिक गैस कौन सी है तो नाइट्रोजन है 78%।
ठीक है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ गया था 21% और इसमें से क्या हो जाएगा 4 घट जाता है, कितना रह जाता है 17%। और नाइट्रोजन जैसा जाता है वैसा ही क्या हो जाता है निकल जाता है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4% क्या हो जाता है बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है 4% क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है। इसी को क्या कह देते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस अंदर लेना, कौन सी सांस अंदर, कौन सी गैस अंदर गई है और कौन सा कितना बढ़ जाता है, इसी को क्या कह देते हैं श्वासोच्छ्वास कह देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है जहां भी हम जहां ज्यादा सांस लेते हैं जहां ज्यादा लोग बैठ जाएंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बढ़ा देता है उमस बढ़ा देता है। जब भी आप किसी कमरा या क्लास में बैठे होंगे तो पूरा कमरा अगर बच्चों से भरा हुआ है बच्चों से, तो उसमें अगर एडजस्ट नहीं लिखा हुआ, जो बाहर निकालने वाला हवा निकालने वाला होता है वो नहीं है, तो उस कमरे में उमस ही उमस भर जाएगी, क्योंकि उसमें क्या बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। इसी कारण जितने भी रूम जहां भी ज्यादा लोग बैठते हैं उसमें क्या लगा देते हैं एडजस्ट लगा देते हैं। वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर निकाल देते हैं। श्वसन के अंग देख लेते हैं। अब देखते हैं श्वसन मार्ग। क्या देखते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग देखो क्या होता है, वायु जिन अंगों से होते हुए हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, जिनका अनुसरण करती है, जिन अंगों से होते हुए उनका अनुसरण करती, उसी को क्या कह देते हैं श्वसन मार्ग कह देते हैं। श्वसन मार्ग में देखो क्या हो जाता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसी को क्या कहते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन में सबसे पहले देखो मैंने ये डॉक्टर चड्ढा ले लिए, कौन से ले लिए डॉक्टर चड्ढा का चित्र बना लिया, इससे समझ सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, और बाकी का तो हम चित्र इधर लगा ही देंगे तो उसमें आप देखते रहना। अब देखो सर्वप्रथम श्वसन मार्ग में पहला क्या आ जाता है नासा छिद्र आ जाते हैं। ये कोई मान लो डॉक्टर तो ये क्या होंगे नासा छिद्र होंगे। देखो प्रत्येक के ये नासा छिद्र होते हैं। वायु जिन अंगों से, हम सभी अंग अभी बता देते हैं उसके बाद फिर उनका सबका काम बता देंगे। तो पहले सभी अंग समझ लो। देखो वायु किन से सब प्रवेश करती है नासा छिद्र से। पहले किस में जाएगी नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद यहाँ पे देखोगे आप तो कपाट लगे होंगे। क्या लगे होंगे कपाट। तो उसी को क्या कह देते हैं नासा कपाट। जैसे इसमें हाथ डालोगे तो आपको कपाट दिखेंगे इधर, तो क्या हो जाएंगे नासा कपाट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे नासा कपाट हो जाएंगे। नासा कपाट के बाद जब दोनों आहार नाल और श्वास नाल दोनों आके कहां खुल जाते हैं ग्रसनी में खुलते हैं। और यहीं पे क्या लगा होता है एपिग्लोट्स लगा होता है। क्या लगा होता है एपिग्लोट्स घंटी डापन। तो ये आपको बताते चल रहे हैं, हम आगे बता देंगे इसको। पहले आप ये अंग जितने भी जहां से वायु होके जाती है उनको पढ़ लें, फिर इनके जिन जो भी काम है उनको बता देते हैं। तो अब देखते हैं इसमें देखो आगे क्या होता है। पहले नासा छिद्र हो गया, फिर क्या हो गया नासा कपाट हो गया। नासा कपाट के बाद अब किसमें जाएगा ग्रसनी में। किसमें जाएगा ग्रसनी में। ठीक है, तो अब देखो पहले किसमें नासा छिद्र नासा कपाट। कपाट के बाद यहाँ पे लगी होती है ग्रसनी। क्या लगी होती है ग्रसनी। यहाँ पे ये क्या लगी है ग्रसनी। तो क्या लगी ग्रसनी। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फेरेंस। क्या कहते हैं फेरेंस। तो पहले नासा छिद्र नासा कपाट, फिर क्या आ जाएगा ग्रसनी। क्या आ जाएगा ग्रसनी। फिर ग्रसनी पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे लगा होता है वॉइस बॉक्स। इसे क्या कहते हैं लैरिंक्स। ये जो कड़ा हुआ लग रहा है ये जो कड़ा होता है प्रत्येक का, तो ये क्या होता है वॉइस बॉक्स होता है। ये क्या होता है वॉइस बॉक्स। तो नासा छिद्र नासा कपाट और फिर क्या हो गया यहाँ ग्रसनी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ स्वर तंत्र, यानी कि क्या हो जाएगा लैरिंक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी लैरिंक्स। यहाँ फेरिंग्स यहाँ लैरिंक्स, यहाँ फेरिंग्स यहाँ लैरिंक्स। ठीक है, तो नासा छिद्र नासा कपाट फेरिंग्स लैरिंक्स, फेरिंग्स लैरिंक्स। ठीक है, फेरिंग्स लैरिंक्स के बाद आ जाता है फिर यहाँ पे आ जाती है ट्रेकिया। क्या आ जाती है ये ट्रेकिया होती है। अब वॉइस बॉक्स अगर किसी का दबा दोगे तो वो बोल नहीं पाएगा, ये लगा होता है। जैसे हल्का दबाओगे तो नहीं बोल पाएगा, और बोल लग गया तब बोल ही नहीं पाओ। तो यहाँ पे क्या लगा होता है वॉइस बॉक्स। क्या लगा होता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा श्वास नाल। श्वास नली में देखो क्या हो जाएगा श्वास नली कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ट्रेकिया। इसमें छल्ले पाए जाते हैं, ये पिचकने नहीं देती है ट्रेकिया, जो फेफड़ों से पहले और क्या स्वर तंत्र से ऊपर होती है, तो उसी को क्या कहते हैं सांस नली ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रेकिया। जितने भी कीट हैं वो सभी इसी से सांस लेते हैं। तो पहला क्या हो गया नासा छिद्र नासा कपाट, नासा छिद्र नासा कपाट ग्रसनी स्वर तंत्र फेरिंग्स लैरिंग्स। ठीक है, और देखो जितना भी अभी आगे बता दें जितना भी पक्षी होता है उसमें सेरिंग्स होती है, वो एक ही आवाज निकाल सकते हैं। हम लोगों में लैरिंग्स लगा होता है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग आवाज निकाल देते हैं। वो अभी अब जब इनका बताएंगे पूरा तब बताएं। तो इसके बाद क्या हो गया ट्रेकिया। क्या हो गया ट्रेकिया।
आप देखो ध्यान से सुनना, नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, स्वरतंत्र या लैरिंग्स या फेरिंग्स बोलो इन्हें ऐसे, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और क्या हो जाएगा ट्रेकिया, क्या हो जाएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आ जाएगा ब्रोंकाई, क्या आ जाएगा ब्रोंकाई। अब देखो ये तो हो गई ट्रेकिया, ये क्या हो जाएंगे ब्रोंकाई हो गया, एक इधर हो गया एक इधर, ये जो फेफड़ा में जो घुस रही है वो क्या हो गया ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई भी कई भागों में बढ़ जाती है, ये जो बढ़ गई है वो क्या हो जाएगी ब्रोंकोलिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी ब्रोंकोलिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी ब्रोंकोलिस। तो याद रखना नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलिस। फिर इसके बाद ये जो जहां पे ये वायु आके रुकती है, भरती है आके और यहाँ ब्लड होता भरा होता है, उसी को क्या कह देते हैं एल्वोली कह देते हैं, वायु कोष्ठ कह देते हैं, क्या कह देते हैं एल्वोली कह देते हैं। और इसमें ब्लड में क्या मिल जाती है ऑक्सीजन मिल जाती है, तो फिर किसमें जाता है ब्लड में, और फिर किसमें चला जाता है सेल में। तो ये तो फिर पूरा क्या हो जाता है श्वसन मार्ग हो जाता है। अब इनके बारे में बताएंगे तो एक बार इनको क्या याद कर ले, पहले जाएगी नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर यहाँ पे फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद दो भागों में बटाइए, क्या हो गया ब्रोंकाई, फिर हो गया ब्रोंकोलिस, और ब्रोंकोलिस के बाद ये क्या हो गई एल्वोली, जो जलेबी के छत्ते नुमा होती है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा एल्वोली हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो सबका, ये नासा छिद्र जो होता है, नासा छिद्र में यहाँ पे क्या होते हैं, नासा छिद्र में हल्के से बाल होते हैं, वो क्या करते हैं जो भी वायु में धूल कण होते हैं उनको रोकते हैं। नासा कपाट पे आप देखेंगे, नासा कपाट पे आपको म्यूकस मिलेगा, क्या मिलेगा म्यूकस, चिपचिपा एक पदार्थ होता है, जितने वायु के कण जो बालों से टकरा के रह जाते हैं वो क्या होते हैं इसी में फंस जाते हैं, कहां पे नासा कपाट में ही फंस जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है फेरिंग, क्या आ जाता है ग्रसनी यानी कि फेरिंग, यहाँ पे पाया जाता है घंटी डापन, क्या पाया जाता है घंटी डापन। आप मुंह खोलेंगे तो घंटा सा लटकता हुआ दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा घंटी डापन हो जाएगा। और उसी के बाद लगा होता है एपिग्लोट्स, क्या लगा होता है एपिग्लोट्स। देखो एपिग्लोट्स क्या होता है, यहाँ से दोनों नली होके जाती है और ग्रसनी पे दोनों काटती है, इधर से ये जो है वो सांस नली हो जाती है, यहीं से होके कैसी चली जाती है, यहाँ से होके आहार नाल चली जाती है, क्या चली जाती है आहार नाल। और वो क्या लगा होता है यहाँ पे एपिग्लोट्स लगा होता है, क्या लगा होता है एपिग्लोट्स लगा होता है। अब देखो एपिग्लोट्स क्या करता है, जैसे ये सांस नाल जो आप बाहर देखते हैं, ये जो आपको दिख रही है वो कौन सी है सांस नाल है। तो सांस नाल में देखो जब भी हम आप सांस लेंगे तो ये क्या करेगी, जैसे सांस जाएगी तो सांस के लिए क्या करेगा ये फूड पाइप को क्या कर देगा बंद कर देगा, और सांस किसमें भेज देगा सीधा किसमें ट्रेकिया में, इसमें ट्रेकिया से होते हुए किसमें भेज देगा सांस नाल में भेज देगा, किसमें एपिग्लोट्स। और एपिग्लोट्स को बताता कौन है, वो घंटी ढापन होता है, क्या होता है आगे जो लगा होता है सेंसर लटक रहा है वो बताता है। और इस सब एपिग्लोट्स को कंट्रोल करता है ब्रेन, ब्रेन कहता है देख देख भाई खाना आ रहा है तो ऐसा कर, सांस नाल को तू क्या कर दे बंद कर दे, आहार नाल को क्या कर दे चालू कर दे, ठीक है। तो वो कौन कंट्रोल करता है एपिग्लोट्स। कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। अब इसमें देखो एक बात याद रखना, हमेशा सांस नाल फूली रहती है, कभी पिचकती नहीं है। जैसे सांस आहार नाल थी वो पिचक जाती थी ट्यूब की तरह, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं पिचकती है, ये बात याद रखना। अगर पिचक भी जाएगी तो आदमी को सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा, आदमी एकदम से तड़फड़ा जाएगा। तो एकदम इसमें क्या होता है, ये सांस नाल क्या हमेशा कैसी खाली रहती है यानी कि फूली रहती है। ये जो आप देखते हैं ये क्या है सांस नाली है, यहाँ से गई तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे लगा होता है ग्रसनी। अब ग्रसनी पे क्या होता है एपिग्लोट्स लगा होता है, एपिग्लोट्स से घंटी डापन पहले उसे कंट्रोल करता है, और एपिग्लोट्स निर्धारित करता है कि खाना जाना है या सांस जानी है। तो सांस जाएगी तो आहार नाल को क्या कर देगा बंद कर देगा, इसे कंट्रोल करता है एपिग्लोट्स को हमारा ब्रेन। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं जैसे बोलने लगते हैं, जब खाना खाते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं, अब दिमाग चक्कर में पड़ जाता है। अब दिमाग सोचता है कि हम खाना को आहार नाल में भेजें या सांस नाल में भेजें, क्योंकि दोनों आ रहे बोल रहे तो सांस भी ले। तो अब इसमें क्या करता है आहार नाल क्या जो एपिग्लोट्स है वो चक्कर में पड़ जाता है, तो खाना को किस में भेज देता है सांस नाल में भेज देता है। और जैसे ही सांस नाल में भेजता है तो सांस नाल में जैसे ही खाना जाएगा वैसे ही एकदम क्या कहता है फेफड़ा एकदम कहते हैं इससे सांस नाल से देख कुछ गड़बड़ आ रहा है। और फेफड़ा को पहले आप ये देख लेना, फेफड़ा को चलाता है वो लगा होता है डायफ्राम। अब डायफ्राम को समझ लो क्या होता है, डायफ्राम एक मांसीय पेशीय बना ऊतक होता है जो क्या करता है, कोई हड्डी नहीं पाई जाती उसमें, क्या पाया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं अंदर तो डायफ्राम कहाँ चला जाता है नीचे, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या आ जाता है ऊपर, यानी कि फेफड़ों को चलाने वाला कौन है डायफ्राम है।
कौन है? डायफ्राम। पचकाने और फुलाने वाला वो काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। ये फेफड़ों के ठीक नीचे लगा होता है। जब किसी के डायफ्राम में चोट लग जाती है बहुत साइलेंटली मरता है, वो बहुत ही आराम से एकदम तड़प के ऐसे मर जाएगा, उसे सांस ही नहीं मिलती। तो कई लोगों का देखा होगा आप लोगों ने, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका क्या टूट जाता है? डायफ्राम टूट जाता है। और डायफ्राम जब टूट जाता है तो उन्हें सांस ही नहीं, और फेफड़ा को चलाने वाला नहीं, फेफड़ा फूले फूले रह जाते हैं या बचके रह जाते हैं, उसे चलाने वाला क्या हो जाता है? बंद। तो क्या होता है? तो ये सब फेफड़ों को कौन चलाता है? वो चलाता है डायफ्राम। यानी डायफ्राम ऊपर नीचे क्या करेगा? धकेलेगा। क्या करता है? ऊपर नीचे, तो फेफड़ों को ऊपर बुलाएगा और फिर नीचे। तो ये सब काम कौन करता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम को समझ गए? डायफ्राम कहाँ लगा होगा? फेफड़े के नीचे लगा होगा। ठीक है, कैसा लगा होगा? फेफड़ों के नीचे, और ये ऊपर नीचे। इसमें चोट लग जाती तो लोग ज्यादातर क्या हो जाता है? एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती। तो ये तो हो जाता है डायफ्राम। अब ध्यान से समझना, ये जो फेफड़े, जब खाना जिसमें आ जाता है सांस नाल में, और सांस नाल में जब आ जाता है तो फेफड़े कहते हैं इससे डायफ्राम थे। ए डायफ्राम ऐसा करो, खाना आ रहा है, जल्दी करो, फिर खाना अटक जाएगा, हमें सांस नहीं मिलेगी। तो ऐसा करो, तुम मुझे नीचे से खींचो और एकदम जोर लगाओ, तो डायफ्राम नीचे जाएगा और फेफड़े में खूब ढंग से जोर मारेगा एकदम ऊपर की तरफ। तो एकदम जब ऊपर जोर मारता है, सांस नाल में आ भी गया होगा तो एकदम खाना एकदम किस में ऊपर भेज देता है, एकदम निकाल देगा ऊपर, ग्रसनी पे के पास पहुंच जाएगा। फिर दोबारा, तो फिर एकदम आदमी एकदम, जब खाना किसी को फंस जाता है तो एकदम निकलता है, ऐसे करता, बार बार हिचकी लेता है। तो कौन फेंक रहा होता है? डायफ्राम फेंक रहा होता है। कौन फेंक रहा होता है? डायफ्राम। जब डायफ्राम फेंक देता है तो खाना यहाँ पे जब आ जाता है, यहाँ पे, और पुणे जब आ जाता है तो फिर क्या करता है? इसे फिर किसमें भेज देती है? एपिग्लोटिस पे। जब फिर तो बोलते नहीं, फिर ये आहार नाल में क्या कर देता है? भेज देता है। लेकिन अगर सांस नाल में चला गया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते भी रहते हैं और खाना क्या होता है? थोड़ा थोड़ा इधर भी उजकने लगता है। किधर? सांस नली की तरफ। और एपिग्लोटिस इधर से बंद किया होता है, तब भी ये किधर? इधर उजकने लगता है। तो हमें खाना खाते ही क्या आने लगती है? हिचकी आने लगती है। क्या आने लगती है? हिचकी। डायफ्राम कहेगा ये खाना देख रहा है, आने की तो नहीं सोच रहा है, ऐसा करो तुम अभी से एक बार पंप करो, हमें मारो। डायफ्राम नीचे से एकदम फेफड़े को दबाएगा तो एकदम ऊपर आएगी हवा एकदम। तो एकदम कहेगा, जो ये है लगा हुआ है ना यहाँ पे एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस से कहेगा देख क्या गड़बड़ कर रहा है, तो एकदम डायफ्राम मारेगा। और एकदम जैसे ही डायफ्राम मारेगा तो जो भी खाना उजक रहा होगा एकदम उसे हटाएगा। तो एक बार अगर जिसे वो आ जाती है, क्या नाम है? हिचकी जिसे आ जाती है, फिर लगातार आती रहती थोड़ी बहुत देर, तो क्या कर लो? पानी आनी पी लो, जो खाना अटक रहा है वो कहाँ चला जाएगा? आहार नाल में चले जाएगा, और इससे इसकी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की याद में आए। कई और इसमें बैठ के ये सोचता है कि हमारे किसी की याद में हिचकी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? एपिग्लोटिस समझ गए, जो खाना को निर्धारित करता है। और डायफ्राम को भी समझ गए होंगे, ये पूरी श्वसन प्रक्रिया को कौन चलाता है? डायफ्राम। कभी कभी देखो महिलाओं में क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं हो जाती हैं उनमें क्या होता है? डायफ्राम क्या हो जाता है? वहां पे क्या आ जाता है? बच्चा आ जाता है। तो अब डायफ्राम का काम करने लगती है, यहाँ पे लगी होती है फ्लोटिंग रिब्स। क्या लगी होती है? फ्लोटिंग रिब्स। वो क्या करने लगती हैं? श्वसन का काम करने लगती है। वो हल्का सा दबने लगती हैं और वो फेफड़े को क्या करने लगती हैं? पंप करने लगती हैं। तो डायफ्राम भी हल्का हल्का काम करता है, लेकिन उतना नहीं काम करता है। ठीक है, तो डायफ्राम को भी समझ गए होंगे और एपिग्लोटिस को भी समझ गए। खाना को निर्धारित कौन करेगा? एपिग्लोटिस करेगा। कौन करेगा? एपिग्लोटिस करेगा। अब ये तो पूरा हो गया इसका मार्ग। अब क्या है? वायु यहां तक आ गई, मान लो ऑक्सीजन यहां तक आ गई, एल्वली तक। कहां तक आ गई? एल्वली तक। अब एल्वली में भरा होता है ब्लड। एल्वली ऐसे समझ लो, जलेबी आप लोगों ने देखा है, तो जलेबी टाइप का क्या हो जाता है? एल्वली हो जाता है, और उसमें भरा होता है ब्लड। इसमें क्या भरा होता है? ब्लड। और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? ब्लड में, याद रखना आप, क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन पूरा ही कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ये निर्धारित करता है कि हमें ऑक्सीजन को लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आगे क्या करना है? लेके आना है। तो ब्लड, देखो ब्लड लिख दिया है, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की क्या होती है? कमी होती है, जबकि पुरुष में क्या होता है? हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा वो धड़ाधड़ एकदम बहुत मजबूती से देखता रहेगा। तो महिलाएं देखी होगी, कोई अगर वैसी घटना अगर कोई हो जाती है, खून खचाड़ हो जाता है, तो उसमें महिलाओं में हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम होता है। और वो जैसे ही देखेंगी तो वैसे उनका ऑक्सीजन क्या होगा? लेवल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे होगा, और एकदम दिमाग कहेगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एकदम अपने को क्या कर देंगे? बेहोश हो जाएगी। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ही लंग्स के से
यानी कि ब्लड में से हीमोग्लोबिन लेके जाता है, क्या ऑक्सीजन को लेके जाता है, और किसको देता जाके, कोशिका में देता जाके ऑक्सीजन को। मानव की सबसे छोटी इकाई क्या बता दी थी, कोशिका। तो आप डायफ्राम को भी समझ गए, एपिग्लोटिस को भी समझ गए। अब हीमोग्लोबिन कैसा होगा, उसका एकदम त्वचा कैसा होगा, एकदम खुरखुरा सा होगा। महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है तो महिलाओं की त्वचा कैसी होती, चिकनी होती। जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा वो अपने को मजबूत महसूस भी करेगा, ठीक है। महिलाओं में अक्सर कर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि महिलाओं की जब फर्टिलाइजेशन में बताएंगे हीमोग्लोबिन के बारे में और थोड़ा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ गया। अभी तो यहाँ से ये समझ लो कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन का काम करता है। क्या करता है, परिवहन। ऑक्सीजन को लेके जाएगा हीमोग्लोबिन, कहां देगा जाके, कोशिका। कोशिका में बैठे होगी कोशिका, और कोशिका कहेगी भैया ऑक्सीजन हमको दो और हमसे बदले में क्या ले जाओ, तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ। तो परिवहन में अहम भूमिका, ऑक्सीजन के परिवहन में अहम भूमिका शोषण में कौन निभाता है, हीमोग्लोबिन निभाता है। और वो कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, वो कहां लेके चला आएगा, एल्वेली में क्या कर देगा, आके डंप कर देगा। और एल्वेली में जब भर जाएगा उसके बाद डायफ्राम क्या करेगा, फेफड़े को हल्का सा दबाएगा और हम क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, बदले में क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किस प्रकार पागलपन करता है। अब वैसे हीमोग्लोबिन का काम क्या था कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ही ज्यादा चाहता है, बहुत ही ज्यादा, यानी कि ऑक्सीजन से ज्यादा चाहता है। और अगर इसे फेफड़े में मोनोकार्बन मिल गया यानी कि धुआं मिल गया तो ये क्या करेगा, उसे लेके पूरे शरीर में पहुंचा देगा, पूरे शरीर में घुमा देगा। कहेगा और इस मोनोकार्बन से कहेगा, CO से कहेगा चलो चलो हम तुम्हें घुमाते हैं, ऑक्सीजन तो कहेगा अरे तुम रुको, समझा। और जब हमारे शरीर में मोनोकार्बन बढ़ेगा तो हमारा शरीर कैसा होता चला जाएगा, शिथिल होता चला जाएगा और धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और बेहोश होके कईयों लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। देखो किस प्रकार हो जाती है, जैसे आप लोग सिगरेट पीते हैं या जो भी सिगरेट, हम आप लोग नहीं, जो भी सिगरेट पीते हैं, आप लोग देखते होंगे वो लोग पीते हैं और एकदम धुआं क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो निकाल दें, आप सोच रहे होंगे धुआं आया है निकाल दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो धुआं आया होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में मोनो जब पहुंच जाता है वहां पे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और इससे कहता है, और इसे पूरे शरीर में किसको ले जाके पहुंचा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचा देता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचा देता है तो क्या करता है, तो हमारा शरीर पूरा उस जो भी कार्बन में इसमें होता है नशा आशा का, तो क्या करने लगता है, एहसास करने लगता है। और इससे धीरे धीरे शरीर शिथिल हो जाने लगता है। और शिथिल में शरीर का हम लोगों को कैसा, और डोपामाइन, तभी माइंड में बताएंगे डोपामाइन रिलीज होने लगता है, तब हमें अच्छा लगने लगता है। ये हमारे लिए उसी प्रकार हानिकारक है जिस प्रकार एक पति के लिए पत्नी, यानी कि उसकी पत्नी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा उसे क्या करती है, चाहती। लेकिन जो पति है वो कभी कभी किधर, उसकी अपनी साली के लिए, यानी कि जो पत्नी है उसकी बहन की तरफ ज्यादा ही कुछ, लेकिन वो साली उसकी पूर्ति तो डालने वाली है नहीं, डालेगी कौन, पत्नी ही। इस प्रकार पूरे शरीर में मोनो ये पूर्ति नहीं डालने वाला है, डालेगा कौन, ऑक्सीजन ही। लेकिन जिस प्रकार साली उसे जीजा को बर्बाद कर देगी, उसी प्रकार हीमोग्लोबिन इसे CO को ले जाके पूरे शरीर में, हमारे शरीर को क्या कर देगा, शिथिल कर देगा। कई लोग सोचते हैं सर्दियों में अपने कमरे में अंगीठी जला के सो जाते हैं। अब आपके कमरे में क्या हो जाएगा, धुआं ही धुआं भर जाएगा। और जब धुआं भर जाएगा तो मोनोकार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप धुआं ही धुआं क्या करते रहेंगे सीधा, और धीरे धीरे आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोश है, शरीर ही शिथिल होता चला जाएगा और आपकी मृत्यु बहुत ही साइलेंट तरीके से हो जाएगी। तो ये कभी भी जब भी कभी सोया जाए तो सोते हैं तो देख लेना चाहिए, धुआं नहीं कमरे में एकत्रित होना चाहिए। क्या होगा, शरीर शिथिल पड़ता चला जाता है। ये भी नहीं रहता कि हम गेट खोल लें, ऐसा शरीर ही शिथिल हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए मोनोकार्बन से, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन की क्या थी, बेवकूफ़ी थी। अब देखो फेफड़ों से संबंधित बीमारी देख लेते हैं। बीमारी में देखो सबसे पहले बीमारी आ जाती है निमोनिया। अब देखो निमोनिया क्या होती है, हमारे जब निमोनिया संक्रमण होता है तो निमोनिया क्या करती है, जो भी सांस नाल होती है उसमें म्यूकस जमा कर देती है, यानी कि पानी से पानी भर देती है पूरे में। और वो सब पानी कहाँ पे पहुंच जाता है, एल्वली में जाके क्या कर देता है, एल्वली में, लास्ट में बता दिया था ये एल्वली, ब्रोंकाई ब्रोंकल इसके बाद बता दिया था एल्वली। तो एल्वली में क्या हो जाता है, तो भर जाता जाके पानी, यानी कि जहां से
ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा था, वहां पे क्या भर जाता था, पानी भर जाता था, और एल्वेली पूरी तरीके से क्या हो जाती थी, पूरी तरीके से खराब होने लगती थी उस म्यूकस के कारण। तो उसी को क्या कह देते हैं, निमोनिया कह देते हैं। निमोनिया का ही रूप आया था कोरोना। अब कोरोना में देखो क्या हो रहा था, कोरोना में हमारा जो लंग्स था उसमें क्या एल्वेली में क्या भर जा रहा था, पानी भर जा रहा था, और जिससे O2 और CO2 का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था, और वो एल्वेली क्या हो रही थी, धीरे धीरे वो क्या हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी। तो अब इसमें जो है कोरोना में एक डॉक्टर टेस्ट करता था, उसे डॉक्टर कहते हैं टेस्ट जो कोरोना में होता था HRCT होता था। क्या होता था, HRCT जो टेस्ट होता था, इसे कहते हैं हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। इसमें फेफड़े को 5 भाग में बांट लेता था। कितने भाग में बांट लेता था, 5 भाग में। जैसे ये मान लो फेफड़े, तो हमने कहा था ना दायां बड़ा होता है, तो दाएं में कितने हो जाएंगे, A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे क्या मान लिया C, और इसे मान लिया D, और इसे क्या मान लिया E। अब इसमें क्या करता था, पांचों की रेटिंग करता था। जैसे मान लो A भाग को दे दिया उसने, A भाग को 5, देखो जो 5 भाग थे, पांचों को 5-5 नंबर देता था, कुल मिला के नंबर हो जाते थे 25 नंबर। कितने हो जाते थे, 25 नंबर। जिसके पूरी तरीके से संक्रमण हो चुका है उसे क्या दे देता, 25 में 25 दे देता। 25 वालों का कोई बचता नहीं था, तो अब 25 में उसके संपूर्ण फेफड़े क्या हो जाते थे, खराब ही हो जाते थे। तो देखो इसमें क्या करता था, मान लो अब ध्यान से समझना क्या करता था। जैसे A भाग में संक्रमण फैल गया है तेजी से, तो वो यह क्या करता था, A को क्या दे देता था, 5 में से कितने नंबर दे देता था, 4 दे देता था। कितने दे देता था, 4। अब B में मान लो उससे कम है, तो B में क्या देता था, इसमें कितना है, 3 है, तो कितना है, 3। और C सही है, तो C को क्या दे देता था, 1 दे देता था। क्या दे देता था, 1 दे देता। और D पूरी तरीके से क्या था, क्षतिग्रस्त था, तो D को कितना दे देता, 5 दे देता था। और E को कितना दे देता था, E को मान लो सही है, तो E को कितना दे देता था, 2 दे देता था। कितना दे देता, 2। अब इसे पूरा जोड़ लेता था, तो देखो पूरा जब जोड़ता था, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। 15 हो जाता था, 15 और बटे पूरा क्या कर देता था, 25। तो ये क्या आ जाता था, जो सेफ जोन है उसके 14 तक तो सेफ जोन मान लेता था, तो 14 सेफ जोन में ऐसे क्या कर लेता, रख लेता था। लेकिन जो ये भाग में 5 भाग में बांटता था, वो किसके द्वारा, इस टेस्ट कराने के बाद इन फेफड़ों को 5 भागों में बांट लेता था कोरोना में, और इसी से क्या नापा जा रहा था कि कितना संक्रमण तेज है और क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सब किससे नाप लेता था, HRCT से नाप लेता था। देखो यही काम टीबी में भी होता था। अब देखो जैसे टीबी आप लोग ट्यूबरक्लोसिस में हो, देखो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, एल्वेली जो ये मानव का जो एल्वेली होता है वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जहां पे ऑक्सीजन तथा CO2 की जो आदान प्रदान होता है वो यहाँ भी नहीं हो पाता है, और उसमें क्या हो जाते हैं, छेद होने लगते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस में तभी आदमी जो है ना वो सांस को क्या लेने लगता है, जल्दी जल्दी लेने लगता है, किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में। तो ये भी एक जो टीबी है वो ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी फेफड़ों से ही संबंधित क्या है, बीमारी है। उसमें भी क्या होते हैं, एल्वेली ही खराब हो जाते हैं। अब टाइटल वॉल्यूम क्या होता है, देखो टाइटल वॉल्यूम को ऐसे समझना है, टाइटल वॉल्यूम मींस ऐसा जितना हम एक बार में सांस लेते हैं और जितना आ जाता है सांस, वो हमारा क्या होता है, टाइटल वॉल्यूम होता है। हम एक बार में जब सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml हम क्या ले लेते हैं, सांस ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 500 ml। तो 500 ml ही भर जाना ही क्या होता है, टाइटल वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइटल। इसे टीबी कहता है। क्या कहता है, टीबी कहता है। 1 मिनट में अगर टाइटल वॉल्यूम देखा जाए तो 1 मिनट में देखो कितना हो जाएगा, 500 ml 1 मिनट में लेते हैं, और औसतन लगभग 16 बार सांस ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 8000 ml हो जाएगा। या तो कहें सीधा 8 लीटर एक मिनट में क्या कर लेते हैं, 8 लीटर क्या आ जाती है हमारे फेफड़े के अंदर सांस आके और चली जाती है। तो कितनी, 1 मिनट में 8 लीटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, टाइटल वॉल्यूम। अगर कुल अगर क्षमता की बात किया जाए, जैसे किसी का पूरा टाइटल वॉल्यूम जो सीने का जो फेफड़े का है फुलाने की पूरी बात की जाए, तो वो लगभग कितना फूल सकता है, कितना आ सकता है, तो उसमें 6000 ml आ सकता है, या 6 लीटर ml क्या आ सकती है, गैस आ सकती है। जैसे कोई ऐसे फुलाने को कह दे तो एकदम फुलाओ, खूब फुला दो, तो फेफड़े जब खूब फुला लोगे तो कितना आ जाएगा, 6000 ml आ जाएगा, या 6 लीटर क्या आ जाएगी, गैस आ जाएगी। ठीक है, तो जो गैसें होती वो कितनी आ जाएंगी, 6000 ml आ जाएंगी।
अब देख लेते हैं श्वसन का, देखो प्रकार, दो श्वसन प्रकार दो प्रकार से हो जाता है, एक आंतरिक श्वसन हो जाता है, एक बाह्य श्वसन हो जाता है। अब आंतरिक श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है, जो फेफड़ों द्वारा सांस ली जाती है वो बाह्य श्वसन हो जाता है, और जो फेफड़ों के अंदर से हीमोग्लोबिन जो कोशिका तक ऑक्सीजन को लेके गया वो क्या हो जाता है, आंतरिक श्वसन हो जाता है। आंतरिक श्वसन, अब देखो कोशिका के हिसाब से इसे दो भागों में बांट लेते हैं। आंतरिक श्वसन को देखो किस बार, एक कौन सा हो जाता है, ऑक्सी श्वसन हो जाता है, एक अनॉक्सी श्वसन हो जाता है, एक ऑक्सी श्वसन हो जाता है। अनॉक्सी श्वसन वो हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सी श्वसन में क्या होती है, ऑक्सीजन। ये जो कोशिका में वो ऑक्सी श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अनॉक्सी श्वसन जो किसमें होता है, किसमें, कोशिका द्रव में होता है। अब कोशिका द्रव में किस प्रकार होता है अब समझ लेते हैं। देखो ये मान लो कोई कोशिका है, कोशिका की सभी अंग है, कोशिका के अंदर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है, कोशिका की एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोशिका का जो द्रव भरा हुआ है इसमें क्या है, जो भी खाना आपने पचा लिया, खाना पचने के बाद जो भी बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो ग्लूकोज के रूप में कहाँ पहुंच जाती हैं, प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच जाती हैं। अब जब प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच गई तो इसमें कोशिका द्रव के पास ग्लूकोज आएगा। अब जो ग्लूकोज आया है, जो ग्लूकोज आया है और उसे क्या करेगा, अब इसे ग्लूकोज को ये कोशिका क्या करोगी, जो कोशिका द्रव होगा वो अनॉक्सी श्वसन के, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे, अनॉक्सी श्वसन से क्या करेगी, उसे जो ग्लूकोज को है दो एटीपी ग्लूकोज को तोड़ेगी, वो किसमें बदल देगी, पायरुविक एसिड में बदल देगी। किसमें बदल देगी, पायरुविक एसिड में। और इस तोड़ने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। कुल मिला के जब दो एटीपी तोड़ेगी ग्लूकोज तो दो एटीपी और अतिरिक्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो अतिरिक्त कोशिका द्रव में। जब कोशिका द्रव में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, पायरुविक एसिड में बदला जाता है, तो इसमें दो तो पायरुविक एसिड बन जाते हैं और दो जो रह जाते हैं वो दो एटीपी क्या हो जाता है, बच जाता है। क्या कर जाता है, बच जाता है। किसमें, कोशिका द्रव में। तो कोशिका में जब तोड़ा जाता है खाना को, यानी कि ग्लूकोज को, तो कौन सा हो जाता है, तोड़ने की क्रिया क्या हो जाती है, अनॉक्सी श्वसन हो जाता है। जबकि अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं और तोड़ने की आप क्रिया याद रखना, जब ग्लूकोज तोड़ते हैं तो ग्लाइकोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोसिस कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वेली है उससे हीमोग्लोबिन जो है वो क्या लेके आया था, ऑक्सीजन लेके वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन समझो, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ग्लाइकोसिस के फलस्वरूप जो दो पायरुविक एसिड बने थे, अब दो पायरुविक एसिड में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के द्वारा पायरुविक एसिड को तोड़ेगा। क्या करेगा, पायरुविक एसिड को तोड़ेगा। और जब एक पायरुविक एसिड टूटेगा तो कितने बन जाएंगे, 18 एटीपी प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 18 एटीपी। और वो बने कितने थे, दो, तो दूसरे में भी कितना आ जाएगा, 18 एटीपी आ जाएगा। ठीक है, अब कुल मिला के अगर देख लें तो 18 कितना हो गया, 36 एटीपी क्या हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाती है, 36 एटीपी हमें प्राप्त हो जाती है। 36 एटीपी जो प्राप्त हुए हैं, अब इसमें क्या, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, कोशिका द्रव में जो पायरुविक जो ग्लूकोज को तोड़ा गया था पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पे 2 एटीपी और बने थे। क्या बने थे, 2 एटीपी और बने थे। तो वो 2 एटीपी किसमें, इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और कुल मिला के कितना हो जाता है, 38 एटीपी हो जाता है। 38 एटीपी मिलके क्या बना देता है, एक ग्लूकोज बना देता है। तो ये क्रेब्स चक्र के द्वारा ही किसमें, कोशिका में क्या होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, या कहें जो हमें ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है वो किस प्रकार मिलती है, इस प्रकार में हमें क्या प्राप्त मिल जाती है, 38 एटीपी बन जाते हैं। ये तो क्या हो जाता है, कोशिका में क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा बार बार समझेंगे, एक बार और देखेंगे तो घूम के आपको पुनः समझ में आ जाएगा। इसे देख लेंगे, मैंने बाकी तो यहाँ पे लिख दिया है। जैसे यहाँ पे बता दिया पायरुविक एसिड हम लोग टूट गया तो 2 + 18 + के 18 कितना हो गया, 36। और 36 में क्रेब्स चक्र से तो ये बन गए थे 36, और 2 किस में बन गए थे, अनॉक्सी श्वसन में कोशिका द्रव में बन गए थे 2 एटीपी। तो वो इसमें जोड़ देंगे, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 38 एटीपी से, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्वसन का ये पूरा क्या हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। सभी